अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आसिया आंसर इकोनॉमिक्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम देखने वाले हैं वाई डिमांड कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं: एंट्री ऑफ न्यू बायर्स, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इनको डिटेल में मैं बताती हूँ कि क्या हैं। बहुत ही ईजी हैं। एंट्री ऑफ न्यू बायर्स, अब एक कमोडिटी की प्राइस जब कम होगी तो उसको ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, यानी उनकी डिमांड में इजाफा होगा। तो अब जैसे जैसे प्राइस कम होती है तो डिमांड में इजाफा होता है। डिमांड में इजाफा कैसे होता है कि न्यू बायर्स की एंट्री होती है। जब न्यू बायर्स की एंट्री होती है तो जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप करता है, क्योंकि इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा होती है, तो बायर्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट नेगेटिव डिमांड कर्व के स्लोप होने में कैसे असरअंदाज करता है। इसमें ये बात है कि जब प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है, और इन शॉर्ट हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट इंक्रीज इन रियल इनकम, तो रियल इनकम में इजाफा होता है। यानी कि जब प्राइस कम हो जाएगी तो उसी इनकम में एक शख्स के ज़्यादा यूनिट खरीदने की पावर आ जाएगी उसमें। ठीक है। वो जो है उसी इनकम में, उसी मनी में वो चीज़ जो है वो ज़्यादा बाय करेगा। तो इसी तरह हम वो उस इनकम मनी जो है उसमें इजाफा हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेज, purchasing power of the consumer increases, result an indirect increase in real income, thus more units are demanded at low price with the same amount of money। यानी मनी की जो अमाउंट है वो सेम है और उस सेम अमाउंट में वो जो है उस चीज़ के यूनिट में इजाफा कर देता है प्राइस के लो होने की वजह से। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि ए और बी कमोडिटी हैं। ठीक है। जब ए कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो बी कमोडिटी की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सब्सटीट्यूशन ए कमोडिटी है उसकी प्राइस कम होने की वजह से लोग जो हैं उस बी कमोडिटी को छोड़कर ए कमोडिटी जो है वो ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग ये है कि जब एक शख्स जो है वो पहला यूनिट लेता है तो उसको उसकी यूटिलिटी, इसमें हम ये देखते हैं कि एवरी न्यू यूनिट गिव्स लेस यूटिलिटी देन दी प्रीवियस, के पहले की निस्बत जो अगला यूनिट जो है वो कम यूटिलिटी देता है। सो एडिशनल यूनिट कैन बी डिमांडेड ओनली एट लो प्राइस, कि एडिशनल यूनिट जो है वो कम प्राइस पर ही डिमांड किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला पॉइंट जो है अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस जो अगर हमने इस लॉ को सही साबित करना है तो ये चीज़ें जो है ना इनको हमने ध्यान में रखना होगा। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं आप डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है नो चेंज इन दी कंज्यूमर्स इनकम। वो कहता है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए। अब एक कमोडिटी है उसकी प्राइस सेम होगी, लेकिन अगर एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज कर जाती है तो वो सेम प्राइस पर उस चीज़ को ज़्यादा खरीद सकता है। उसकी प्राइस चेंज नहीं होगी, लेकिन इनकम ज़्यादा होने की वजह से वो उस कमोडिटी को ज़्यादा खरीद सकता है, जिसकी वजह से ये जो लॉ है वो सही साबित नहीं होगा। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, उसमें वो कहता है नो चेंज इन कंज्यूमर फैशन टेस्ट एंड हैबिट। वो कहता है कि फ़ैशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब अगर फ़ैशन एक चीज़ है वो इन है मार्केट में, उसकी डिमांड जो है प्राइस हायर प्राइस में भी उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन अगर वो इन नहीं है तो वो लो प्राइस में भी लोग उसको ख़रीदेंगे नहीं। इसी तरह वो कहता है कि नो चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर वो ये कहना चाह रहा है कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब प्राइस जो है वो सेम है। अगर प्राइस सेम है लेकिन जो डिमांड करने वाले कंज्यूमर हैं, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर इंक्रीज कर जाते हैं, तो सेम प्राइस पर भी उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और लोग जो है वो सेम प्राइस पर भी ज़्यादा डिमांड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट। वो कहता है कि ए और बी कमोडिटी हैं तो बी कमोडिटी की जो प्राइस है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है तो ए कमोडिटी वाला पर्सन सेम प्राइस पर भी उसकी डिमांड, ए कमोडिटी की डिमांड
जो है वो कम कर देगा, बी सब्स्टिट्यूट गुड जो है वो ख़रीदना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ये भी जो है हमारे लॉ को सही साबित नहीं करती चीज़। अगर लॉ को सही साबित करना है तो उसमें सब्स्टिट्यूट जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हमने रिमेन कांस्टेंट रखना है। जो पीछे डेफिनेशन में मैंने आपको बोला था कि इसको मैं आगे जाके डिफाइन करूंगी, तो वो ये चीज़ थी कि सब्स्टिट्यूशन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह नो चेंज इन दी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी यानी कि डॉलर, अगर डॉलर इंक्रीज हो जाता है हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी तो करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से जो हमारी कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगी, प्राइस इंक्रीज होंगी। इसी तरह वो कहता है कि अगर डॉलर ज़्यादा हो रहा है, उसको समझ में आ रही है कि डॉलर ज़्यादा हो रहा है, तो वो प्राइस भी ज़्यादा होंगी आगे जाके, तो वो फिर करंट पीरियड में ऐसा करेगा कि हाई प्राइस पे भी उस चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा कर देगा कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर डॉलर कम होता है, करेंसी की जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी ही, तो ज़्यादा होने की वजह से जो प्राइस है वो फ्यूचर में कम होगी। तो वो अभी करंट में अगर उसकी प्राइस लो है तो तब भी उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमने देखना है जब कि अगर हमने अपने लॉ ऑफ डिमांड को सही साबित करना है। तो आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो डिस्कवरी ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट। कि एक चीज़ अगर हम ले रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है मार्केट में और वो लो प्राइस में है, तो लोग इसको छोड़कर उसको ले जाएंगे, तो उसको लेना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी न्यू सब्स्टिट्यूट की डिस्कवरी नहीं होनी चाहिए अगर लॉ ऑफ डिमांड को सही साबित करना है। अगर ये पॉइंट आ जाता है तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सही साबित नहीं होता। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को अगर सही साबित करना है तो वो कहता है कि यानी कि ऑल कमोडिटीज, ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी इक्वल इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। कि वो कहता है कि जो तमाम यूनिट्स हैं एक कमोडिटी के, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी इक्वल होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। होमोजेनिटी होता है कि सेम हो और हेट्रोजेनिटी होता है कि डिफरेंट हो। अब होमोजेनिटी क्या है, वो कहता है कि सेम होनी चाहिए, ऑल द यूनिट्स, तमाम यूनिट्स जो हैं कमोडिटी के वो सेम होने चाहिए। अगर एक लो क्वालिटी चीज़ है और हाई क्वालिटी चीज़ है, प्राइस उन दोनों की सेम है, तो जो लो क्वालिटी की चीज़ होगी लोग उसको सेम प्राइस होने के बावजूद भी उसकी डिमांड नहीं करेंगे, हाई क्वालिटी की चीज़ जो है वो ज़्यादा परचेज की जाएगी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारा ये है, द गुड इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एज अ टोकन ऑफ डिस्टिंक्शन। टोकन ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है कि शो ऑफ की जो चीज़ें होती हैं, जो कि आजकल के दौर में तो नॉर्मल है। द गुड इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, तो ऐसी चीज़ें जो है इस्तेमाल, यानी इस पॉइंट में वो कहता है कि द कमोडिटी अंडर यूज्ड मस्ट बी नॉर्मल एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर। यानी नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, ये वो शो ऑफ के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर वो शो ऑफ के लिए होगी, वो आगे एक्सप्लेन करे, द डिमांड फॉर ए गुड बीइंग यूज्ड एज ए टोकन ऑफ डिस्टिंक्शन और शो ऑफ जस्ट फॉर सुपीरियरिटी विल नॉट फॉलो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड की कैरेक्टरिस्टिक्स को वो फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक शख्स है, अगर उसने किसी चीज़ का शो ऑफ करना है, अब वो एक सस्ती गाड़ी भी तो ले सकता है, लेकिन वो शो ऑफ में कोई भी MG लेगा या कोई भी जो गाड़ी है वो लेगा सिर्फ शो ऑफ दिखाने के लिए, तो वो हायर प्राइस पे वो चीज़ जो है ज़्यादा डिमांड कर रहा है। तो ये जो है लॉ को गलत साबित करता है, जबकि ज़्यादा डिमांड कब होनी चाहिए, जब प्राइस लो हो। लेकिन वो हाई प्राइस पे भी उस चीज़ को हाई डिमांड कर रहा है, तो वो शो ऑफ जो है वो भी, समझ रहे हैं ना। हाँ, बस यही है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।